इस बार के एग्जिट पोल तो यही कह रहा है अजीत जी कि ये क्षेत्र जो पहले से ही उनका मजबूत था, जहां बीजेपी पहले ही कह रही है फर्स्ट फेज के चुनाव में मैं 110 तक मानकर चल रहा हूं। अमित शाह का ही बयान हमने सुनाया था। देखिए, जिस इलाके की अभी आपने दिखाया, जो प्लेट दिखाई नॉर्थ बंगाल की, उसमें पहले भी 30 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 54 में से। तो वो रिटेन कर रही है, इसका मतलब ठीक है, उसके लिए रिटेन कर रही है, या 2-3 सीटें बढ़ जा रही हैं, ये भी ठीक है उसके लिए। यहाँ अगर लेकिन बीजेपी को अगर 3 सीट गेन होती है तो ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 3 ही सीट का नुकसान होगा। तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी गेन करेगी, 1-2 सीट गेन करेगी। मालदा में 1 सीट है, मालतीपुर, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। मौसम बेगम और चांचल भी सीट है, हाँ, वो मालदा में ही। और मुर्शिदाबाद में इनकी सीट है बहरामपुर। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी मतलब बीजेपी को गेन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस को गेन हो रहा है, ममता बनर्जी का नुकसान है। तो ममता बनर्जी को नॉर्थ बंगाल में पहले भी थोड़ा नुकसान में थी, अब थोड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है उनको। और साउथ बंगाल जहां वो भरपाई करने की सोच रही थी, वहां भी उनको नुकसान हो रहा है। तो ये अच्छा, साउथ बंगाल का इलाका जिसकी अभी सज्जन जी बात कर रहे थे, ये लेफ्ट का पहले पुराना असर वाला इलाका रहा है, लेफ्ट का। और हम लोग कल इस बात की चर्चा कर रहे थे, ये जो जहां कल 142 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां कुछ 54 सीटें ऐसी थी जहां लेफ्ट और कांग्रेस को मिला करके विनिंग जो मार्जिन था उससे ज्यादा सीट वोट आए थे लेफ्ट और कांग्रेस को पिछले चुनाव में 54 सीटों पर। ओवरऑल 117 सीटें हैं। तो इस बार जो कह रहे हैं हम लोग बार बार की एनीबॉडीज गेम, कई लोग कह रहे हैं, मान ही रहे हैं, उसका कारण यह है कि 17% के करीब वोट अन्य को जा रहा है। पिछली बार 14% ही वोट अन्य को गया था। अगर अन्य का वोट बढ़ रहा है और इस इलाके में ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, तब दोनों का नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी का भी नुकसान हो सकता है। निर्भर ये करता है कि हिंदू वोट सीपीएम का या कांग्रेस का बीजेपी में कितना जा रहा है और मुस्लिम कितना टीएमसी में। लेकिन एक बात को लेकर सभी सहमत होंगे कि बंगाल में इस बार का चुनाव बदला बदला नजर आया। जहां आमतौर पर हिंसा नॉर्मल थी, वो पश्चिम बंगाल में इस बार नहीं हुई। ये पहला ऐसा चुनाव है जब किसी हत्या की खबर नहीं आई, पोलिंग बूथ पर लूटपाट की खबर नहीं आई, पोलिंग बूथ पर बमबाजी की खबर नहीं आई। जबकि 21 के चुनाव को आप याद करें, 24 लोगों की चुनाव के दौरान जान चली गई थी, 69 देसी बम मिले थे। इसके साथ ही इस बार दोनों फेज में करीब 93% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो इस पे तो आपको इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना होगा, आपको केंद्रीय सुरक्षा बल की जो इतनी बड़ी ब्रिगेड लगा दी गई है उसका भी आपको धन्यवाद देना होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आसाम की। आसाम में इस बार क्या होने जा रहा है और आसाम का मेट्राइज पोल क्या बता रहा है। असम में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, यानी हिमंता एक बार फिर से असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। असम के पोल ऑफ पोल्स की बात करूं तो मेट्राइज के पोल के मुताबिक 85 to 95 85 से 95 सीट बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस 25 से 32 सीटों पर सिमट सकती है। एक्सेस माई इंडिया ये कह रहा है कि असम में बीजेपी को 88 से 100 सीट मिल सकती है, कांग्रेस जबकि 24 से 36 सीटें। पीपल पल्स ये कह रहा है कि बीजेपी को 68 से 72 सीट और कांग्रेस को 22 से 26। वोट वाइब के मुताबिक असम में बीजेपी को 90 से 100 सीट मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 23 से 33। पी मार्क ये कह रहा है कि बीजेपी को 82 से 94 सीटें जबकि कांग्रेस को 30 से 40। जेवीसी ने के एग्जिट पोल के मुताबिक 88 से 101 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। तो आप मोर और लेस देखें कि कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आने जा रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ये असम का चुनाव सबसे आसान चुनाव था। आप किसी से आपने नहीं सुना होगा कि वहां पे कांग्रेस एक सीरियस फाइट में है। कारण ये है कि देखिए, परसेप्शन वॉर जब आप लूज कर जाते हैं, जिस स्टेट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 35% से ज़्यादा है, लोग कहते हैं वो 11 का आंकड़ा है कि लगभग 40% है, और जहाँ पे एक हिंदू यूनिटी हो गई, पहले एथनिक फॉल्ट लाइन होता था, एसमिस हिंदू, खिलौंजिया, बंगाली हिंदू, उसका एक फॉल्ट लाइन होता था असम मूवमेंट का। वहाँ पे एक पार्टी अगर मियाँ मुस्लिम वहाँ पे टर्म है कि एक खिलौंजिया मुस्लिम जो एसमिस मुस्लिम होते हैं, मियाँ मुस्लिम जो बंगाली स्पीकिंग होते हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो बांग्लादेश से कुछ इंट्रूजन करके भी आए हैं, इस तरीके की बात वहाँ पे लोग मानते हैं। उसके साथ जब आपको एसोसिएट करे तो आदमी बीजेपी से कितना भी नाराज होगा वो आपकी तरफ नहीं जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा बात आप देखिए, बीजेपी और मुख्यमंत्री ने वहाँ पे क्या किया है। अरुणोदय स्कीम चला, 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाले गए, और ये बिहार के 10,000 से पहले का फैसला है। बिहार ने इसको एमुलेट किया है।
दूसरी बात आप देखिए, जिसकी कोई बात नहीं करता है, जब गौरव गोगोई को वहां भेजा गया, चूंकि जोरहाट वो जीत गए, बावजूद इसके कि बीजेपी की पूरी टीम लगी थी उनको हराने में, फिर भी अपर ब्रह्मपुत्र वैली किया गया था। हाँ, अपर ब्रह्मपुत्र वैली में, हाँ, वो कोलियाबोर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के जोरहाट में गए, चूंकि वो मर्ज हो गया। तो वहां पे क्या है कि देखिए, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, जो कि सिलचर, हैलाकांडी और करीमगंज है, वहां तो आपको मुस्लिम कंसंट्रेशन दिखता है, लेकिन अपर ब्रह्मपुत्र वैली में नहीं है ऐसा। अहोम है, चाह बागान वाले टी ट्राइब है, वो काफी संख्या में है, और बाकी इंडिजिनस ट्राइब है। ऐसा माना जा रहा था कि वहां पे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का लॉजिक नहीं होगा और कांग्रेस अच्छा करेगी। वहां पे 3.5 लाख टी ट्राइब जो चाह बागानी है, उनके परिवारों को 150 साल के बाद, जब अंग्रेज उन्हें ले गए थे उठा उठा के और टी प्लांटेशन में झारखंड से, आज के उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से बना, 3.5 लाख टी ट्राइब फैमिलीज को वहां पे जो टी ट्राइब मिनिस्टर थे रुपेश ग्वाला, उनकी पहल से और सीएम ने पहली बार मालिकाना हक दिया सारे। और ये कांग्रेस का कमिटेड वोट बैंक होता था। और कांग्रेस क्या करती थी? सूता कंबल बांट दिया, कुछ सूता दे दिया, बस ये देते चले आ रहे थे। इनके अकाउंट 2021 में खोले गए, 5-5 हजार रुपए दिए गए, इस बार मालिकाना हक दिया गया। तो जिस तरह का स्कीम रीच आउट किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जब हम लोग थे असम में, जोरहाट के लोग बता रहे थे कि गौरव गोगोई से अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है चुनाव के वक्त, तो आप उनसे नहीं मिल सकते।